Good afternoon. Very good afternoon to all. Very good afternoon. Very good afternoon to all. कैसे हैं आप लोग? Very good afternoon. Very good afternoon. ऑर्गन पाइप के न्यूमेरिकल करे थे क्या? ऑर्गन पाइप के न्यूमेरिकल करे, बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गए? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़े आगे। तो आज हम लोग ऑर्गन पाइप को आगे बढ़ाते हैं। उसी में एक रेजोनेंस ट्यूब पढ़ेंगे और सोनोमीटर पढ़ेंगे। कल हमारा स्टेशनरी वेव पूरा हो जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक चालू करेंगे, डॉपलर इफेक्ट। हनी पीडीएफ कह रहे हैं सर कल आपकी क्लास नहीं थी ना। बेटा कल तो संडे था, संडे ऑफ था, संडे ऑफ था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज क्लियरिटी पर कमेंट करिए, वॉइस क्लियरिटी पर। वॉइस क्लियरिटी बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई इको? ऑल इज वेल, ऑल गुड, परफेक्ट, ठीक है, नो इको। वीडियो क्लियर है, स्लाइड दिखाई दे रही है? वीडियो क्लियर है, स्लाइड दिखाई दे रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज हम ऑर्गन पाइप के ही बारे में, और जिसमें है इम्पोर्टेंट एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंड करेक्शन। जनरली होता क्या है, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हम सभी को पता है क्लोज एंड पे तो क्या बनता है? नोड। और ओपन एंड पे बनता है एंटी नोड। यहाँ हम हमेशा ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट के नोड एंटी नोड की बात करते हैं। नोड का मतलब होता है एम्पलीट्यूड जीरो। अगर वो डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो वहां पर एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जीरो होगा। ओपन एंड पर उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो सबसे ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? ग्रेसी गुप्ता कह रहे हैं नथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल। बेटा रिफ्रेश कर लो, आप अपना रिफ्रेश कर लो ग्रेसी। बाकी सभी को बिल्कुल सही आ रहा है, ऑल ओके है। तो थ्योरेटिकली ओपन एंड जो होता है, ओपन एंड पर एग्जैक्टली एंटीनोड बनता है, ऐसा थ्योरेटिकली बोलते हैं। बट वास्तव में जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो ओपन एंड पर है, उसके कारण जो एंटीनोड होता है वो हल्का सा स्लाइटली ऊपर बनता है। और ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं बच्चों एंड करेक्शन। तो पहला छोटा क्वेश्चन, एंड करेक्शन क्यों होता है? तो यहाँ पे जो ओपन एंड पर एयर के मॉलिक्यूल्स है, जब वेव नीचे से टकरा के ऊपर की तरफ आएगी तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेव एग्जैक्टली ओपन एंड से रिफ्लेक्ट ना होके थोड़ी सी ऊपर से रिफ्लेक्ट होगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो पोजीशन ऑफ एंटीनोड है,
is slightly shifted above from open end. तो position of antinode is slightly shifted from open end of organ pipe. तो पोजीशन है जो स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और इसे ही क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन से क्या क्या फर्क पड़ेगा उसको आप देखिएगा ध्यान से। अगर मैं वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिए, सबसे मिनिमम वाला केस आपको पता है कुछ ऐसा होता है, यहां एंटी नोड है, यहां नोड है। अभी तक आप लिखते थे ये लंबाई मान लीजिए L है, तो अभी तक हम क्या लिखते थे, एंटी नोड नोड के बीच की दूरी है λ/4। अब λ/4 तो है, पर ये अब L के बराबर नहीं होगी, ये किसके बराबर होगी, L+E। चेक करिए क्या ये ओके है क्या, चेक करिए क्या ये ओके है क्या, क्योंकि एग्जैक्टली एंटीनोड बच्चों ओपन एंड पर नहीं बन रहा, हल्का सा ऊपर बन रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहां से अगर आप लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा 4L+E। अगर फ्रीक्वेंसी निकालने की इच्छा रखते हैं तो V बराबर F लैम्डा, तो F बराबर आएगा V बाय लैम्डा, V बाय 4L+E, V बाय 4L+E। तो दो क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ पर जो कि पेपर में आए हुए हैं। एंड करेक्शन के कारण फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे इफेक्ट बताइए। आप देख सकते हैं लैम्डा तो बढ़ गया क्योंकि ई उसमें ऐड हो गया, लैम्डा बढ़ गया, पर यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेसी गुप्ता बार बार कह रही है नथिंग इज विजिबल एंड ऑडिएबल। जब उनको विजिबल और ऑडिएबल नहीं है तो मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं देगी, उनको यही करना चाहिए, रिफ्रेश कर लेना चाहिए। करण पटेल कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है। उमा कह रही है ऑल ओके। शिखा शर्मा कह रही है सर एवरीथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल। अमित ओझा कह रहे हैं दन दनादन दन आ रहा है। चलिए ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई थी क्लोज एंड की, क्लोज ऑर्गन पाइप की। सोचिए अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ें तो आप उसका खुद बताइए क्या होगा, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में बच्चों दो एंड ओपन होते हैं, तो एंटीनोड ऊपर भी शिफ्ट होगा और नीचे भी शिफ्ट होगा। ये ई शिफ्ट होगा और ये भी ई शिफ्ट होगा, और ये लंबाई ये एल। सोच के बताइए क्या स्थिति बनेगी, सोच के बताइए क्या स्थिति बनेगी। एंटीनोड और एंटीनोड की पोजीशन इस तरह से है, हम जानते हैं एंटीनोड एंटीनोड में जो दूरी होती है वो λ/2, तो λ/2 प्लस जो λ/2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा बताइएगा, वो होगा is equal to L+2E। lambda comes out to twice of L+2E। frequency is V by lambda, तो V upon 2 L+2E। क्लियर है? तो सेम है, यहाँ E की जगह 2E आ जाएगा। क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं सर मुझे कब एंड करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, जब जब पाइप की रेडियस दे रखी हो, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट जो एंड करेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.6 R, जहां पर R है रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। तो जब जब आपको क्वेश्चन में पाइप की रेडियस गिवन हो, पाइप की रेडियस गिवन हो, तब तब आपको एंड करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए और फिर फॉर्मूला उसी हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो आपको पता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इसमें V/4L, पर ये मत लगाइए क्योंकि
रेडियस दे रखी है तो आपको क्या लगाना चाहिए, 4l प्लस ई। यू शुड यूज v इक्वल टू 4l प्लस ई। 99% क्वेश्चन में तो v बाय 4l ही लगाना है, पर अगर आपको क्वेश्चन में पाइप की रेडियस दे रखी हो तो यू शुड थिंक अबाउट एंड करेक्शन। इसी तरह अगर ओपन एंड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी v बाय 2l होती है, बिल्कुल सही है, पर ये थ्योरेटिकल होती है। अगर आपको क्वेश्चन में पाइप की रेडियस गिवन है तो वो ये कहना चाहता है बच्चों आपको एंड करेक्शन के बारे में सोचिए, और वहां एंड करेक्शन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, इसलिए l प्लस 2e आएगा। तो l प्लस 2e। इज इट ओके? बताइए, यहां तक ओके हो, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? तो ये कब सोचना है मुझे, जब जब क्वेश्चन में अगर पाइप की रेडियस गिवन हो तब तब मुझे एंड करेक्शन के बारे में सोच लेना चाहिए, ऐसा थ्योरी कहती है। अब हम बात करते हैं इसी पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट की। जब एक्सपेरिमेंटल बात चली रही है तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, और एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चों रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब। मैं एक फोटो ऐड करना चाहता हूं। हो क्यों नहीं रही है? देखिए, क्या आ गई क्या आपकी स्क्रीन पर? इज इट विजिबल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रेजोनेंस ट्यूब है। अगर आप लोग 11th स्कूल में गए हैं, प्रैक्टिकल आपने अगर किए हैं, डमी नहीं किया है तो आपने रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। रेजोनेंस ट्यूब बेसिकली ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए इसे बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। वास्तव में तो ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही है। पहला क्वेश्चन है कि सर ये काम क्या आता है? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के काम आता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के काम आता है। ये एक तरह का क्लोज ऑर्गन पाइप ही है, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो एक एंड को क्लोज करने के काम आ रहा है, और इस पानी की जो लेंथ है इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये आशीष सर, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ वेरिएबल है, जिसकी लेंथ वेरिएबल है। यहाँ जो पानी का फंक्शन है, इट इज ओनली टू प्रोवाइड रिजिड एंड। रेजोनेंस कंडीशन को इफेक्ट नहीं करता। कभी कभार आ जाता है कि पानी की जगह हम मरकरी भर दें, पानी की जगह कोई दूसरा शहद भर दें या कोई दूसरा लिक्विड ऑयल डाल दें, तो क्या वो रेजोनेंस की कंडीशन को अफेक्ट करेगा? आंसर है नो। तो पहला क्वेश्चन है, हियर फंक्शन ऑफ लिक्विड is only to provide rigid end, only to provide rigid end. Resonance condition is not affected by changing nature और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कि लिक्विड की अगर हम डेंसिटी कम ज्यादा कर दें तो क्या रेजोनेंस कंडीशन में फर्क पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब सर ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा वो समझा दो, तो थोड़ा सा वो सीख लो, वो सीख लीजिए बढ़िया तरीके से होता क्या है। ये सारा खेल है रेजोनेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस में ले चलता हूं और आपको याद कराता हूं फोर्स्ड ऑसिलेशन। मैंने एसएचएम में पढ़ाया था, सबसे अंत में आपको याद हो तो फोर्स ऑसिलेशन, एक होता है ड्राइवर और एक होता है ड्राइवन। याद करिए, यहां ड्राइवर कौन है? ट्यूनिंग फॉर्क। और ड्राइवन कौन है? रेजोनेंस ट्यूब। बेसिकली ट्यूब ही है,
रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए रेजोनेंस ट्यूब बोल देते हैं। तो यहाँ ड्राइवन है रेजोनेंस ट्यूब। जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए किससे, ट्यूब की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो याद करिए मैक्सिमम एनर्जी विल ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्राइवर टू द ड्राइवन बॉडी। और उस समय जो हमें आवाज सुनाई देती है, उस समय जो आवाज सुनाई देगी ऑर्गन पाइप से, वो मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी। तो हम कह देंगे कि हाँ सर अब रेजोनेंस हो गया। ये वास्तव में प्रैक्टिकल किया जाता है और आपने कई बच्चों ने किया भी होगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो मैं एक बार और वापस से आपको समझा देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर होता क्या है, पहला रेजोनेंस ट्यूब रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहली बात रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये फोर्स ऑसिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन होती है। अगर ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्राइवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां, ड्राइवर से ड्राइवन को। यहाँ ड्राइवर है ट्यूनिंग फॉर्क और ड्राइवन है ट्यूब। आस्था सिंह एक सवाल पूछ रही है कि सर ये क्यों यूज किया जाता है, क्या काम का है। तो पहला तो सबसे बढ़िया काम है कि इसके पेपर में सवाल आए हुए हैं, तो ये आपको मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट दिलवाएगा आस्था सिंह। और अगर सच में आप पूछना चाहें तो इसका कारण है, इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के काम आता है लेबोरेटरी में। ठीक है आस्था सिंह, इज इट ओके? आस्था सिंह आई होप आप मेरे आंसर से संतुष्ट होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे फिर दूसरा प्रश्न बनता है, क्या वाटर के अलावा कोई दूसरा लिक्विड भी काम में ले सकते हैं? आंसर है बिल्कुल ले सकते हैं, उससे रेजोनेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा लिक्विड काम में ले सकते हैं, केवल यहाँ लिक्विड एक पाइप को क्लोज करने के काम आ रहा है और हम पाइप को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसकी लंबाई को आप देख सकते हैं। यहाँ से ये सब वेरिएबल है, आप पानी की लंबाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी की लंबाई कम ज्यादा होगी तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी लंबाई भी चेंज होती जाएगी। आप इस बात को फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे कॉन्सेप्ट बताना था लिक्विड का क्या यूज है। लिक्विड का यहाँ यूज है पाइप को क्लोज एंड प्रोवाइड करना है। वास्तव में ये एक तरह का क्लोज ऑर्गन पाइप है जो कि वेरिएबल लेंथ का है। अगर मैं आशीष सर कोई दूसरा लिक्विड भर दूं तो उत्तर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क को आप रबर पैड पर मारकर रेजोनेंस ट्यूब के हेड पे रखते हो। यहाँ ड्राइवर ट्यूनिंग फॉर्क है और ड्राइवन रेजोनेंस ट्यूब है। तो जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क से जो वेव्स निकल रही हैं वो पाइप में जाएंगी, पाइप के क्लोज एंड पानी वाले एंड से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएंगी। दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज होंगी और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ड्राइवर कौन है, यहाँ ड्राइवर है आपका ट्यूनिंग फॉर्क। ड्राइवन कौन है, रेजोनेंस ट्यूब। जब रेजोनेंस होगा तब हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम सुनाई देगी और हम कह सकते हैं कि यस सर ये रेजोनेंस कंडीशन आ चुकी है। क्या ये बात सारी क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। ये मैंने आपको 2 बार अच्छी तरीके से बातों को क्लियर कर दिया। इज इट एनी डाउट? पक्का डन डना डन डन है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नो डाउट नो डाउट, डन डना डन डन। तो फिर मैं इसका आपको मैथमेटिक्स करा दूं पूरी की पूरी जल्दी से। चलिए मैथमेटिक्स कर लेते हैं। सारी बातें मैंने आपको बोल दी है। इट इज यूज टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एंड एंड करेक्शन ऑफ ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन भी आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन इसको डिराइव कर लेते हैं अच्छे से।
चल भाई पेन चालू हो जा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे सबसे पहला मोड कौन सा हो सकता है वो देख लें। देख लीजिए, ये पानी भरा हुआ है तो ये क्लोज एंड हो गया। क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ये बात ठीक है। एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ये बात ठीक है। ये दूरी ई, ये लंबाई L1। मैंने आपको सीधा सीधा पहले ही बता रखा है, सबसे कम जब नोड एंटी नोड बनते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। जितने कम नोड एंटी नोड बनेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इससे कम एंटी नोड नोड नहीं बन सकते। अगर आप बना पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थ्योरी चेंज कर लूंगा। ये देखिए, कुछ इस तरह का सेटअप होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं फटाफट से मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, मुझे आप बताते जाइएगा। तो L1 प्लस ई, ये L1 है और ये E है। तो L1 प्लस ई बराबर होगा λ/4। इज इट ओके? अगर मैं इसका अब पाइप की लेंथ को मैंने एडजस्ट किया और थोड़ा सा पानी को नीचे ले गया, पानी की लंबाई को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी लंबाई भी चेंज हो जाए। अब ये लंबाई हो गई L2। अब नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आप बता सकते हैं। यहाँ तो फिक्स है नोड बनेगा, यहाँ फिक्स है एंटी नोड बनेगा। अब आधा लूप है तो आप डेढ़ लूप बना सकते हैं। ये डेढ़ लूप हो गया। तो ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये दूरी है ई। जल्दी से सोच के बताइए, L2 प्लस ई किसके बराबर होगा? एंटी नोड नोड λ/4, नोड नोड λ/2, तो 3 λ/4 होगा। ये सही है तो बताइए, ओके करिए चैट बॉक्स पर। ये सही है तो ओके करिएगा चैट बॉक्स पर। ओके, डन 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 है। सेपरेट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। 2 - 1 कर दीजिए। L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई, 3 λ/4 माइनस λ/4। ई से ही कट गया। L2 माइनस L1 इक्वल टू 4 LCM, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा। L2 माइनस L1 इज 2 λ/4। तो लैम्डा कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। ये आ गया आपका लैम्डा, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। और लैम्डा आ गया बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अगर लैम्डा आ गया तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। v बराबर एफ लैम्डा। एफ तो मुझे नोन है। आप कहोगे आशीष सर एफ कैसे नोन हो गया? अरे बच्चों, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक होगी, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक होगी, तभी तो रेजोनेंस हो रहा है। और एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्यूब की है। इज इट ओके? इज इट ओके? बहुत बढ़िया। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए एफ, मुझे पता है लैम्डा की जगह रख दीजिए 2 L2 माइनस L1। तो मेरे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा 2f L2 माइनस L1। यहाँ L1 L1 L2 कौन है? L1 कहलाती है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। और L2 कहलाती है सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ। बताइए क्लियर है क्या? बता दीजिए, क्या रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया? एक बार मुझे वापस बोलना है क्या? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड निकालने के काम आता है। एंड करेक्शन को भी आप इससे निकाल सकते हैं। कोई एंड करेक्शन निकाल सकता है? कैसे निकालेंगे? मुझे एंड करेक्शन निकालना है। क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड से तो नहीं होगा लक्की चौहान। हाँ डिवाइड से भी हो सकता है, लैम्डा कट ही जाएगा। हाँ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है चलो डिवाइड कर देते हैं। लक्की चौहान ने कहा डिवाइड कर दो। L1 प्लस ई λ/4, L2 प्लस ई 3 λ/4 से λ/4 हो गया। L1 प्लस ई L2 प्लस ई, तो 3L1 प्लस 3E इक्वल टू L2 प्लस ई। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ई इक्वल टू L2 माइनस 3L1 2E।
L2 माइनस 3L1 E L2 माइनस 3L1/2। ग्रेसी गुप्ता परेशान हो रही है कि सर मेरी एंड करेक्शन जो आपने स्टार्ट में पढ़ाया था उससे मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। ग्रेसी गुप्ता आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऑनलाइन का जमाना है, पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़ा है, आप एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार सुनिए। स्लो में सुनिए, फास्ट में सुनिए, मीडियम में सुनिए, ओरिजिनल में सुनिए। ऑनलाइन का जमाना है, सारी क्लास आपके उस पर पड़ी होगी, आप आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आपका मन करे, जब तक आपको समझ में नहीं आए। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए ग्रेसी गुप्ता जी, ऑनलाइन टीचिंग का फायदा उठाइए, सब कुछ मिलेगा। बढ़े क्या आगे? क्लियर क्लियर क्लियर। मेरे हिसाब से रेजोनेंस वाली बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे मेरी बात ये समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए क्वेश्चन लिखें। A tuning fork of frequency 340 Hz is allowed to vibrate just above from open end, just above from open end of resonance tube of length 120 centimeter. If speed of sound is 340 meter per second, then find maximum number of resonance condition. दूसरा, maximum and minimum liquid level at resonance condition. क्या विजिबल है सवाल अच्छे से? अमन सिद्धि कह रहे हैं रेजोनेंस एक बार क्लियर कर दो। अमन, रेजोनेंस की बड़ी बेसिक डेफिनेशन होती है, चाहे वो एलसीआर रेजोनेंस में हो, चाहे एसएचएम में हो, चाहे यहाँ हो। जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्राइवर के फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तब एम्पलीट्यूड अचानक से वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरह की कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। जब सोल्जर्स ब्रिज पर निकल रहे होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सोल्जर्स को मार्च बंद कर देनी चाहिए और एट रैंडम निकलना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मार्च की जो पैर जाने की फ्रीक्वेंसी है, पैर जब नीचे पटकने की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ब्रिज के पत्थर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्रिज के जो पत्थर के जो एटम्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगा, जिससे ब्रिज टूट सकता है। याद करिए, एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत वायलेंटली बढ़ जाता है और उसे ही हम बोलते हैं रेजोनेंस। करें क्वेश्चन करें क्या? हाँ, ग्लास का टूटना भी सिखाया था युवराज नगर, बिल्कुल बिल्कुल। गले से इस तरह की फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है कि वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली जो कांच का ग्लास है उसके एटम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ग्लास का कांच टूट कर बिखर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्वेश्चंस करिए, धमाधम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है।
2 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी से फटाफट अटेम्प्ट करिएगा। बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, हो गया क्या? करें, बढ़े आगे। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, 2 रेजोनेंस आएंगे। पटेल कह रहे हैं 2, 25 और 75। मैक्सिमम 95, मिनिमम 45 कह रहे हैं सूरज आगल। सुशांत कह रहे हैं 75 और 25। 2, 95, 45। ठीक है करण पटेल, आप अपने आंसर को चेक करिए। चलिए, ठीक है, वॉइस क्लियरिटी आ रही है क्या सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इको हो रही है, इको। चलिए, बहुत शानदार। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉजिकली समझिएगा, सवाल बहुत ही प्यारा है। एक रेजोनेंस ट्यूब है, और उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 120 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले लैम्डा निकालना चाहिए। स्टेप 1, आप लैम्डा कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? लैम्डा। तो बताइए, v बराबर एफ लैम्डा। v 340 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी 340 है, तो लैम्डा आ गया 1। पहली बात। अब आपको क्लोज ऑर्गन पाइप को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक फंडामेंटल है कि किस तरह से होता है, ये पहला मोड ऑफ एक्साइटेशन होता है। क्योंकि जब तक बेसिक आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा ना, तब तक फिर मजा नहीं आता। देखिए, ये दूसरा मोड ऑफ एक्साइटेशन होता है। तीसरा, एक लूप और बढ़ा दो, 2.5 लूप कर दो। अगला 3.5 लूप कर दो। ये इस तरह का होता है। ठीक है, अगर अब मैं इसकी लैम्डा देखूं, तो ये एंटी नोड फिक्स है, ये नोड फिक्स है, ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। अगर आप ध्यान से देखें, ये लैम्डा बाई 4 आ रहा है, ये एंटी नोड लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 4, तो ये 3 लैम्डा बाई 4 आएगा। इसका पॉइंट लग जाएगा, ऑड में चल रहा है, तो ये आएगा 5 लैम्डा बाई 4, ये आएगा 7 लैम्डा बाई 4। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये ओके है क्या? ये ओके है क्या? इसका मतलब अगर मुझे पहला रेजोनेंस चाहिए, अगर मुझे पहला रेजोनेंस चाहिए, तो आता है लैम्डा बाई 4 पर। लैम्डा है 100 सेंटीमीटर बटा 4, 25 सेंटीमीटर की लेंथ पर रेजोनेंस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मुझे दूसरा रेजोनेंस चाहिए, अगर मुझे दूसरा रेजोनेंस चाहिए, तो आएगा 3 लैम्डा बाई 4 पर। 3 बाई 4 ये 100, तो ये आ जाएगा 25 या 75 सेंटीमीटर। 75 भी अवेलेबल है। अगर मुझे तीसरा रेजोनेंस चाहिए, तो ये आएगा 5 लैम्डा बाई 4 पर, क्योंकि 125 सेंटीमीटर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्यूब की लंबाई ही कितनी है? 120।
जब तक पानी पूरा नहीं खाली हो जाता तब तक वो काम कर सकता है। आप इस बात को भी समझिए। जैसे ये 120 है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये पानी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। पानी ऊपर नीचे करोगे तो ये जो एयर कॉलम है उसकी भी तो हाइट कम ज्यादा होगी, और यही तो आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अब पहला रेजोनेंस जब आया तो आपको उस समय कितनी लेंथ चाहिए थी? 25। इसका मतलब यहां मुझे एयर में 25 तो चाहिए ही चाहिए, बाकी सब यहां हो जाएगा। और अगर मुझे दूसरा रेजोनेंस चाहिए तो मुझे हवा में चाहिए 75 सेंटीमीटर चाहिए। ये एयर होनी चाहिए, तभी तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप बनेगा। पानी तो सिर्फ क्या कर रहा है? क्लोज एंड प्रोवाइड कर रहा है एक किनारे को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? बस अब आप मुझे खुद बता दीजिए मैक्सिमम मिनिमम लेवल। अब तो आपको शायद क्लियर ही हो गया होगा। ये 120 सेंटीमीटर है तो पानी का लेवल ये बचेगा 95। ये 120 है तो ये कितना बचेगा? 80, 45। तो मैक्सिमम लेवल अगर पानी का पूछा जाएगा तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकालेंगे? 120 माइनस पहली लेंथ घटा दें 95, और मिनिमम लेवल 120 माइनस सेकंड रेजोनेंस। बताइए क्या क्लियरिटी आई? क्या क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? बढ़िया सवाल लगा मुझे तो ये। डंडना डंडन है क्या? एक बार फिर से बता देता हूं। आपको फील आनी चाहिए। रेजोनेंस ट्यूब है जिसमें हम पानी के लेवल को कम ज्यादा करते हैं। पानी का लेवल कम ज्यादा करने से इंपॉर्टेंट क्या है? जो ऊपर और क्लोज ऑर्गन पाइप बन रहा है उसकी लेंथ वेरिएबल है। पानी की लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी ऊपर नीचे करने से जो ऊपर क्लोज ऑर्गन पाइप बनता है उसकी आप लेंथ को क्या कर लेते हो? वेरी कर लेते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना? अब पहला रेजोनेंस आपको मिल रहा है 25 सेंटीमीटर पे, तो उसकी लंबाई 120, ऊपर से मुझे 25 खाली चाहिए। तो पानी को आपको कहाँ पे सेट करना पड़ेगा? 120 माइनस 25, दैट इज 95 सेंटीमीटर पे पानी को सेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बता दो, बता दो। डंडना डंडन है क्या? क्लियर क्लियर क्लियर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की तरफ। अभी हम स्टेशनरी वेव तो पढ़ रहे थे, पर हमने उसमें क्या पढ़ा? हमने उसमें पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ऑर्गन पाइप। अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव ट्रांसवर्स। और आपको ये पता हो ट्रांसवर्स वेव के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रस्सी में जाना पड़ेगा। और आपको याद हो तो एक प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल का नाम क्या है? सोनोमीटर। क्या है? सोनोमीटर। क्लियर है क्या? एक मिनट मुझे दीजिए, मैं फोटो सोनोमीटर की डालना चाहता हूं, पर वो आ नहीं रही है, पर आप देख सकते होंगे। मैं आपको किस प्रकार ये दिखाऊं कि सोनोमीटर की फोटो कैसी दिखती है। देखिए, क्या आपको सोनोमीटर दिखाई दे रहे हैं क्या?
क्या बहुत सारे सोनोमीटर दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, ऐसा क्यों? नहीं, यस नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहे तो अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहे तो अपन गूगल पे सर्च कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। चलिए 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 चलिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। फोन पे नहीं शायद दिखाई दे रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, कल फिर मैं इसकी फोटोज दिखाऊंगा। मीनवेल आप भी इसको पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वैसे मैंने लाइब्रेरी में फोटो सेव करी थी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एक सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट होता है, आप लोगों ने देखा हो। तो उसमें एक सोनोमीटर का वायर होता है और दो ब्रिजेस लगे रहते हैं, ब्रिज होते हैं। पहले मैं आपको उसकी थ्योरी समझा देता हूँ। बेसिकली आप वायर को इस तरह से दो एंड की तरफ बांध दीजिए। ये आपने बांध दिया, ठीक है, ठीक है, ये आपने बांध दिया। अब मुझे बताइए इसमें मोड ऑफ एक्साइटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे बेसिक फंडामेंटल, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो पक्का है नोड, और यहाँ भी क्या बनेगा, नोड ही बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, नोड ही बनेगा। सही बात है। अब नोड नोड के बीच में एक एंटी नोड भी बनेगा। इससे कम संभव नहीं है, इससे कम संभव हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थ्योरी चेंज कर दूंगा। क्लियर है क्या? अब इस केस में आपको फ्रीक्वेंसी सब निकालनी पड़ेगी। मैं एक दो मोड और बना के आपको बताता हूं, जिससे मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा धीरे धीरे। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, ये अगला होगा। आप देख सकते हैं, यहां बनेगा नोड, यहां बनेगा नोड, यहां नोड, यहां एंटी नोड। ये नेक्स्ट पॉसिबल है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड एंटी नोड बढ़ते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी उतनी ही बढ़ती जाती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो सबसे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए सबसे कम नोड एंटी नोड बनेंगे। तो आप खुद बता सकते हैं, जो सबसे पहले वाला केस है, इसमें नोड एंटी नोड सबसे कम है, तो ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दे सकता है। इज इट ओके? आदित्य रंजन कह रहे हैं छोटा दिख रहा है। क्या छोटा दिख रहा है, स्लाइड या मेरा वीडियो? आदित्य रंजन, श्रेया सैनी कह रही है ऑल ओके है, अंजलि वानी कह रही है यस सर ऑल ओके है, ऑल ओके है, सब सही है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसकी आप मुझे क्या फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं क्या, सोच के बता दो। माना ये लंबाई है एल, बोलो हाँ है क्या? नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2। आप ऐसा करो, नहीं तो नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, या लैम्डा बाई 2, जैसा आप बोलना चाहें। तो L बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा आ जाएगा 2L। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो V बराबर होता है F लैम्डा, F हो जाएगा V बाय लैम्डा, V बाय लैम्डा कितना, 2L। क्या ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है क्या? क्या ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है क्या? बिल्कुल। और बताइए, सबसे पहली पहली बार आई है,
सबसे पहली पहली बार आई है, इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और क्या बोलेंगे? फंडामेंटल टोन। अरे ये तो तुमको पता है ना, बोलो ना, ये तो तुम्हें पता है, बोलो ना। सही है। अगला खुद करके बताएंगे, अगला दूसरा तीसरा केस खुद करके बताएंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट। जल्दी से करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। खुद की कॉपी में करके बता दें। हाँ, सही है। चलिए बताइएगा, बताइए बताइए। इस वाले केस में आंसर बताएंगे जल्दी से, कितना आ रहा है इस वाले केस में बताएंगे? हाँ भाई, नोड नोड लैम्डा बाई टू लैम्डा। तो यहाँ जो लंबाई आएगी मेरे हिसाब से वो लैम्डा के बराबर आएगी। तो मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा, v बाय एल। मैं चाहता हूं तो इसको एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये v बाय 2l आपकी हो जाएगी फंडामेंटल। क्या हो जाएगी? फंडामेंटल। और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फंडामेंटल का इंटीजर मल्टीपल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। और क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन आ रहा है क्या? हार्मोनिक का जो मल्टीपल होता है उसे ही बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है। बहुत बढ़िया। तीसरा बता दीजिए, तीसरा बता दो बच्चों, तीसरा बता दो बच्चों। यहाँ नोड 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 नोड, ये लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू। तो जो लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा आ जाएगा 2l/3। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा, तो आएगी 3v/2l। v/2l तो आपकी नेचुरल है, फंडामेंटल है, तो होगा थर्ड हार्मोनिक। जो आगे नंबर होता है वही हार्मोनिक कहलाता है। और सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद जो भी आवाज सुनाई देती है वो ओवरटोन होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर आप रेशियो देखें तो जो इसका रेशियो होगा वो आप देख सकते हैं 1:2:3 होगा। दूसरा कौन सा आप देख सकते हैं, इसमें इवन प्लस ऑड सभी तरह की हार्मोनिक प्रेजेंट हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। नंबर ऑफ नोड एंटी नोड देखें तो यहाँ 2 नोड है, एक एंटी नोड है। यहाँ 3 नोड है तो वहां 2 एंटी नोड है। हेलो हेलो। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दंडना दंडन है। अब आप ध्यान से एक बात देखो, यहाँ एक लूप बन रहा था तो यहाँ आया एक, यहाँ 2 लूप बन रहे थे तो यहाँ आया 2, यहाँ 3 लूप बन रहे थे तो यहाँ आया 3। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं, इफ p loops are formed, if p loops are formed
तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पी वी बाय 12, जहां पर पी है नंबर ऑफ लूप्स। तो कभी कभार वो लूप की संख्या दे देता है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बोलिए डन है क्या, क्लियर है क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देख लीजिए, पक्का पक्का पक्का। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अब कई लोग क्या इसी फॉर्मूले को और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वो देखें, फ्रीक्वेंसी आपके पास है पी वी बाय 12, तो पी को ऐसा रखा, 12 को ऐसा रखा, वी की जगह डाल दिया अपना पुराना वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बताइए, रूट टी बाय म्यू, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव टी बाय म्यू। अब फिर तो आगे से आगे कहानी चलती जाएगी। अब आपको पता है म्यू को आप और खोल सकते थे, किसी को याद हो तो? म्यू को कैसे खोलते थे, किसी को याद हो तो? एरिया इंटू रो। भूल गए? बता दूं, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। तो याद रखिए म्यू कितना आ जाता है, ए इंटू रो। ये सब काम आते हैं, ये सब काम आते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का और फॉर्मूले कैसे बनेंगे। जैसे पहला लिखा आपने पी वी बाय 12, ये ठीक है, ये ठीक है। फिर मैंने इसको लिखा पी बाय 12, वी की जगह लिखा टी बाय म्यू। सब पे सवाल है। फिर मैंने क्या करा, म्यू को और खोल दिया, म्यू को और खोल दिया, ए इंटू रो, ए इंटू रो। अब और देखिए फोर्स अपॉन एरिया, इसको भी लोग और खोल देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, इसको बोल देते हैं स्ट्रेस। तो जितना आप सॉल्व करते जाएंगे उतना मजा आता जाएगा। और यहां से बहुत एरिया, एरिया को आप खोल सकते हैं। ये वायर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सारे लॉ हैं इससे, आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रूट टेंशन के प्रोपोर्शनल है, यहां से देखिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से देखिए। फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर दैट इज 1/r के डिपेंडेंसी है, यहां से देखिए। ये सब पे न्यूमेरिकल आएंगे, सब पे न्यूमेरिकल आएंगे। क्या ये बात ठीक है क्या? क्या ये बात सही है? तो मैं आगे बढ़ूं? डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? बता दो, बता दो, बता दो। आहा, सोनोमीटर भी आ गया। आहा, सोनोमीटर भी आ गया। देखिए ये होता है सोनोमीटर। ये देखिए, ये होते हैं यहाँ पर ब्रिजेस, ये ब्रिज हैं। इसके बीच में जो वायर है ये बंधा हुआ है, देखिए ब्रिज है। तो यहाँ यहाँ तो नोड ही बनेंगे, कोने कोने पे तो नोड ही बनेंगे। वेज ब्रिज आप कुछ भी कह सकते हैं। ये आपने मास लटका रखा है, तो आप देखिए कभी कभार वो क्या करता है, इस टी बराबर mg, तो कभी कभार टी की जगह क्या लिखवा देगा, mg। क्योंकि वेलोसिटी के लिए रस्सी का टाइट होना जरूरी है, तो रस्सी को टाइट आपने स्लोट की सहायता से कर रखा है, टेंशन आ रखा है। याद आ रहा है क्या? ये देखिए, ये ऊपर हम एक पेपर का टुकड़ा रखते हैं, जिसे बोलते हैं राइडर। जब क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों एग्जैक्टली मेच कर जाती हैं, तो जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन होता है बहुत बढ़ जाता है। और ये जो राइडर है
वो रेजोनेंस के समय गिर जाता है। इस समय पता चल जाता है कि रेजोनेंस हो गया। क्या बात क्लियर है क्या? दंडना दंडन है। ओम निशिकांत कह रहे हैं हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया था। बहुत अच्छी बात है। तो कल हम सोनोमीटर पर खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे और काफी सारी बातें भी देखेंगे। मैं आपको आज 2 हैंडआउट दूंगा। दूसरे हैंडआउट में न्यूमेरिकल भी होंगे सोनोमीटर के, तो आप उनको ट्राई करिएगा ताकि हम अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ा सकें। अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए एक बार वॉइस क्लियरिटी, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड इस पे बता दीजिए ऑल ओके है क्या? कोई इको वगैरह? सब सही है? आईपैड, नोटेबिलिटी ऐप जिसमें आप बड़ा, जूम, छोटा सब कर सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं, बड़ा दिखा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्लियर है? परफेक्ट है? परफेक्ट है? ऑल ओके, ऑल ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना से बिल्कुल बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद करिए। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।